देखिए जो कल क्वेश्चन नंबर 2 करा था उसी का बी पार्ट, इसका बी पार्ट है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। हाउ मच डज द resistance change if the diameter is doubled। इसका जो हमने ए पार्ट करा था, ए पार्ट से कोई खास रिलेशन इसका है नहीं, ये बिल्कुल एक अलग चीज पूछी है उन्होंने बी पार्ट में, इसी वजह से ये बी पार्ट मैंने आपको कल कराया नहीं था। पहले ए पार्ट हमने कल कर लिया था जिसमें हमें लेंथ निकालनी थी, वो आ गई थी 122.5 मीटर। उसके बाद देखिएगा, जैसे यहाँ पर ये बोल रहे हैं हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर वायर के डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पर कितना फर्क पड़ेगा। यहाँ हमें एक काम करना है, पहले हम एक वायर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए इनिशियली हमारे पास वायर ये है और इसका जो रेडियस है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेडियस है वो आर ले लिया। तो आर ले लिया तो बेटा इसका जो डायमीटर है डी, वो कितना हो जाएगा, डी हो गया 2r। ठीक है। अच्छा, और इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ है स्मॉल है, और जो इसका रेजिस्टेंस निकल कर आएगा, अगर मान इसकी रेसिस्टिविटी जो है वो रो है, हमने बोला रेसिस्टिविटी जो रो होती है उसको हमने रो ही ले लिया, रो ही ले लिया उसको हमने। ऐसे ही जो इसका रेसिस्टेंस होगा, इसका रेसिस्टेंस जो आर होता है उसको हमने आर ही ले लिया। फिर जो डायमीटर है, जब रेडियस स्मॉल आर है तो डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर को क्या बोल देते हैं, कैपिटल डी, स्मॉल डी बोल दो। तो ये हो गया 2r, ये डायमीटर हो गया। फिर जो लेंथ है एल, इसको भी आप एल ही बोल दीजिए, ये हो गया। फिर मैं बात करता हूँ नए नए केस की, न्यू केस। अब नए केस में हमको क्या करना है, यहाँ पर जो मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस ऐसे निकलेगा बेटा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। फिर जो ए है, ए होता है पाई आर स्क्वायर, ए होता है पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 1। मतलब इनिशियली अगर हमारे पास डायमीटर डी है, तो डायमीटर डी है तो वो डायमीटर डी कैसे हुआ, क्योंकि रेडियस जो है वो आर है, तो उसका जो डायमीटर है वो 2r हो गया। ठीक है, खैर उससे कोई मतलब नहीं। हमें जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना होता है तो हमें तो रेडियस की जरूरत पड़ती है, तो जब मैंने डायमीटर को ले लिया यहाँ पर 2r, तो उसके हिसाब से हमारा जो रेसिस्टेंस है वो इतना आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं है बताओ। यस सर। यहाँ तक सभी को क्लियर है, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। उसके बाद में नया केस देखता हूँ, नए केस में हमने क्या करना है, सब कुछ सेम रहेगा, बस इसका जो डायमीटर है वो डबल हो जाएगा। इसका मतलब अब ये वायर थोड़ा सा मोटा हो गया, मतलब कितना मोटा, जितना पहले था उसका डबल हो गया। हाँ, तो जो डायमीटर है, अब इस नए केस में जो लेंथ है, नए केस की लेंथ को एल डैश मान लो, तो एल डैश तो एल ही रहेगी, क्योंकि इन्होंने बोला ही नहीं कि लेंथ में कुछ चेंज करना है। हमने कहा चलिए जी ठीक है। फिर जब वायर का मटेरियल सेम है तो जो उसकी रेसिस्टिविटी है वो भी सेम रहेगी। Since material of the wire is same, material of the wire is same,
देयरफॉर रो डैश इज इक्वल टू रो, जो हमारी रेसिस्टिविटी आएगी वो भी सेम ही रहेगी। हमने ना एक चीज देखी थी कि जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस तो लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन जो रेसिस्टिविटी है वो ना तो लेंथ पर डिपेंड करती, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती, सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब टेम्परेचर का जिक्र यहाँ पर करा नहीं है इन्होंने, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगी रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी जब ये वाला वायर और ये वाला वायर दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो इसका मतलब रेसिस्टिविटी भी सेम रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि रेसिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी भी सेम। बताइए जी, क्लियर इतना? यस यस। ठीक है। अब इस केस में जो हमारा नया डायमीटर आएगा उसको मैंने बोल दिया डी डैश, तो वो पुराने वाले डायमीटर का डबल हो जाएगा। पुराना डायमीटर कितना था, 2r, तो डी डैश कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2r, मतलब 4r। इट इम्प्लाइज दैट जो रेडियस हो गया वो कितना हो गया, 4r का आधा, यानी कि 2r। ये हमारे पास आ गया नए वायर का रेडियस, नए वायर की रेसिस्टिविटी, नए वायर की लेंथ, ठीक है। तो बस इतना ही हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी किसकी जरूरत पड़ रही थी, रो की, तो रो डैश आ गया, एल की तो अब एल डैश मिल गया, और आर की तो अब आर डैश आ गया अपने पास। मेरे पास आर रेसिस्टेंस नया क्या आ जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू, रो की जगह लिखिए रो डैश, एल की जगह लिखिए एल डैश, और पाई आर स्क्वायर था तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर डैश स्क्वायर। भाई फॉर्मूला बिल्कुल सेम लगाया, बस क्योंकि वायर जो है वो चेंज हो गया, चेंज इस सेंस में कि बस उसका डायमीटर डबल हो गया है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो क्योंकि डायमीटर चेंज हुआ है तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, तो रेसिस्टेंस पर कितना फर्क पड़ेगा ये बताना है। तो अब आप ये देखिएगा कि आर डैश कितना हो गया, ये जैसे रो डैश है तो रो डैश इज इक्वल टू रो, तो मैंने लिख दिया रो, एल डैश इज इक्वल टू एल, तो मैंने एल लिख दिया। पाई तो कांस्टेंट है, पाई विल रिमेन एज इट इज। आर डैश कितना है, 2r, तो आर डैश की जगह लिख दिया 2r, तो 2r का होल स्क्वायर, तो कैपिटल आर डैश इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और r का स्क्वायर हो गया r स्क्वायर। यहाँ से ये जो 4 है ना अपॉन में, इसको अलग निकाल दो, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। और ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं जानता हूँ रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर है, तो यहाँ पर ये हो गया आर डैश इज इक्वल टू 1/4 कैपिटल आर, ठीक है। देयरफॉर अब आप नोट करेंगे, देयरफॉर on doubling the diameter of a wire, resistance becomes 1/4 of the ओरिजिनल रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जो है वो ओरिजिनल वाले रेसिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा। बताइए, क्लियर? यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है? बताइए। यस यस सर। सर। दिशा, दिव्यांशी, विदित, राजनंदिनी, यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए ओके ओके। चलिए अगला देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है a 6 ohm रेसिस्टेंस वायर, ये नीचे का पोर्शन मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, a 6 ohm resistance wire
is doubled up by folding is doubled up by folding. So calculate the new resistance of the wire. Calculate the new resistance of the wire. यहाँ पर भी दो केसेस लेकर चलेंगे। इन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये दे रखा है कि एक रेजिस्टेंस है, एक वायर है, उसका उसका रेजिस्टेंस 6 ओम है और उस वायर को फोल्ड करके डबल कर दिया जाता है। फोल्ड करके डबल कैसे कर दिया जाता है, आप ये समझिए कि जैसे वायर है तो वायर सिलेंड्रिकल वायर होता है। तो मानो कि जैसे मेरे पास, मानिए कि जैसे मेरे पास ये वायर है और ये वायर दे रखा है। मान लीजिए कि ये कंप्लीट एक वायर है और इसको डेवलप कर दिया जाता है फोल्ड करके। कैसे, इसको यहाँ से ऐसे घुमाकर और किस नमस्ते सर। तरीके से, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो बताओ। सर नमस्ते कह रहा था। अच्छा अच्छा अमन, ओके, नमस्ते नमस्ते। मान लीजिए कि हमारे पास कंप्लीट वायर ये है और अब इस वायर को मैं डबल कर देता हूँ और डबल ऐसे करा जाता है कि सेंटर से मैंने इसको डबल कर दिया, तो डबल करने पर ये इसके ऊपर आ गया। ठीक है, तो वायर के ऐसा हो गया जैसे वायर के ऊपर वायर हो गया हो। तो आप ये देखिए कि पहले वायर इस तरीके से था, पहले वायर इस तरीके से था, तो इसका ये था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने वायर को डेवलप कर दिया। कैसे, ऐसे डेवलप कर दिया। तो अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, पहले ए था तो अब ए और आ गया, यानी कि 2a हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये समझ में आ गया सब बच्चों को? Yes, sir. यस सर। है ना। तो वायर को डबल करने पर क्या था कि पहले इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो ए था, अब डबल कर दिया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया 2a। सिमिलरली पहले लेंथ इसकी, मान लीजिए कि पहले लेंथ l थी, जब इसको डबल कर दिया तो अब लेंथ इसकी आधी रह जाएगी, लेंथ भी हाफ हो जाएगी। ये भी समझ में आता है? Yes, sir. ये भी समझ में आता है ना। तो चलिए अब आप इसी चीज को, इसी फंडे को आप नोट करेंगे। पहले तो केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में एक वायर बनाएंगे हम। एक वायर बना लिया और ये जो वायर है इसकी लेंथ हो गई स्मॉलर। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हो गया कैपिटल ए। ठीक है, तो हमने ये कहा कि इस केस में R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और ये जो R है ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। तो पहले केस में जो ओरिजिनली वायर है हमारे पास उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 6 ओम। तो ये जो रो एल अपॉन ए है या R है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 6 ओम। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर बात करता हूँ मैं सेकंड केस की। सेकंड केस मतलब जिसमें इस वायर को डबल कर दिया जाता है बाई फोल्डिंग। इस वायर को घुमाकर इसको डबल कर दिया जाता है। तो जब वायर को आपने फोल्ड करके डबल कर दिया तो एरिया उसका डबल हो जाएगा और जो उसका लेंथ है वो उसकी हाफ हो जाएगी। तो देखिएगा, ये एक तरह से ऐसा हो गया वायर। तो इसकी जो नई लेंथ है उसको बोलेंगे एल डैश। एल डैश तो हो गई l/2। और जो नया एरिया है तो बोलेंगे ए डैश। ए डैश हो गया ट्वाइस ऑफ ए। ओरिजिनल जो एरिया था उसका डबल हो गया, तो एरिया डबल हो गया, है ना। और लेंथ जो है, लेंथ उसकी हाफ हो गई। ये करने के बाद में फिर आप ये देखिएगा कि अब मेरे को वो पूछ रहे हैं कि नया रेजिस्टेंस निकालिए। तो नया रेजिस्टेंस निकालते हैं।
तो r डैश इज इक्वल टू, जब r की वैल्यू क्या थी रो l अपॉन है, तो r डैश की वैल्यू है रो l डैश अपॉन a डैश। आप कहेंगे रो को सेम क्यों रखा, क्योंकि सेम वायर है, मटेरियल सेम है, तो उसकी रेसिस्टिविटी सेम रहेगी। रेसिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है, तो इस वजह से हमारी रेसिस्टिविटी सेम करेगी। लेकिन जो रेसिस्टेंस है वो भी मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो रेसिस्टेंस सेम क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है। लेंथ रहेगी आधी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया डबल, तो इसका मतलब रेसिस्टेंस में फर्क पड़ेगा, लेकिन रेसिस्टिविटी सेम रहेगी। अब देखते हैं r डैश इज इक्वल टू रो l डैश बाई a डैश, तो वो तो एज इट इज l डैश की जगह लिखेंगे बेटा l बाई 2, l बाई 2, और ये जो a डैश है a डैश की जगह लिख देंगे 2a। अब देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रो अपॉन 2a मल्टीप्लाई बाई l बाई 2। बताइए बेटा ऐसे लिखा जा सकता है, l बाई 2, रो और l बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो रो इंटू l बाई 2 ऐसे लिख दो, और अपॉन में 2a है, ये 2a ऐसे हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे 1 अपॉन 4 इंटू रो l अपॉन a। बोलिए समझ में आया कि नहीं, सभी को इतना क्लियर है कि नहीं बता दो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आप ये देखिए 1 अपॉन 4 रो l अपॉन a। अब मैं क्या करूंगा 1 अपॉन 4 और रो l अपॉन a, इसकी वैल्यू मुझे मालूम है 6 ओम। यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से, ये हो गया, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 3 को इससे डिवाइड करेंगे 1.5, तो नया रेजिस्टेंस आ गया 1.5 ओम। 1.5 ओम आ गया नया रेजिस्टेंस। क्लियर है, क्लियर है सभी को, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, अगला टॉपिक आप नोट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस और रेसिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस ब्रैकेट में लिख रहा हूं और रेसिस्टर्स। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं सबका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, और हम ये कहते हैं कि वो जो रेसिस्टेंस है, मतलब उन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बार बार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलने की बजाय उसको हम रेसिस्टर बोल देते हैं। रेसिस्टर वो डिवाइस हो गई जिसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, तो रेसिस्टेंस बोल दो या रेसिस्टर बोल दो, एक ही बात है ना। अब उसके बाद आप नोट करेंगे यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस क्या अलग अलग जो रेसिस्टेंसेस होते हैं क्या उनको कंबाइन किया जा सकता है, कहेंगे हाँ जी करा जा सकता है। अगर हम अपने घरों में भी देखें तो घरों में मैंने आपको बताया था कि जैसे फैन है, ट्यूबलाइट है, रेफ्रिजरेटर है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट किसी ना किसी जगह पर लोकेटेड है, किसी ना किसी जगह पर इंस्टॉल्ड है। ट्यूबलाइट दीवार में लगी हुई है, जो फैन है वो सीलिंग पर लटका हुआ है, और जो रेफ्रिजरेटर है वो भी किसी एक जगह पर रखा हुआ है। ठीक है, और उन सबको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं, इन सब डिवाइसेस का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, तो इन सभी डिवाइसेस को हम रेसिस्टर भी बोल सकते हैं। तो इन सबको कनेक्ट भी तो करा जा सकता है ना भाई, सप्लाई लाइन तो एक ही आ रही है, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन आ रही है वो तो एक ही आ रही है, लेकिन उस एक इलेक्ट्रिसिटी की लाइन से ये सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। इसका मतलब सारे रेसिस्टेंस कंबाइंड है, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे से। तो मैं ये कहता हूँ कि रेसिस्टर्स को या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, इनको सबको आपस में कनेक्ट करने के दो मेथड्स होते हैं। लिखेंगे रेसिस्टेंसेस
resistances can be combined, can be resistances can be combined. The Rani Rai diagram. Resistances can be combined with each other in the following two ways. The following two ways. First है series connection. First है series connection. Second है parallel connection. Series connection और parallel connection. ठीक है, दो तरीके हैं, या तो रेसिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्शन किया जाए या फिर पैरेलल में कनेक्शन किया जाए। अब सीरीज कनेक्शन क्या होता है वो देखने से पहले हम ये कहेंगे symbol of resistance is like this. ये सिंबल है रेसिस्टेंस का कि आप इधर एक स्ट्रेट लाइन बना दो, इधर एक स्ट्रेट लाइन बना दो, बीच में जिगजैग लाइन बना दीजिए। ये रेसिस्टेंस का सिंबल है। अब पहला जो हमारा कॉम्बिनेशन का तरीका आता है वो है सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब ये होता है कि जैसे हम ये कहते हैं कि कोई क्रिकेट मैच हो रहा है और हम ये कहते हैं कि क्रिकेट मैच की कोई सीरीज चल रही है। तो सीरीज का मतलब ये है कि एक मैच होगा, उस एक मैच के बाद फिर दूसरा मैच होगा, फिर उसके बाद तीसरा मैच होगा, फिर चौथा मैच होगा। तो सीरीज का मतलब ये है कि सीरीज का एक पैटर्न होता है। उसका पैटर्न ये है कि जैसे हम टीवी पर कोई सीरीज देखते हैं तो उसमें ये होता है कि पहले एपिसोड 1 आता है, फिर एपिसोड 2 आता है, फिर एपिसोड 3 आता है, फिर एपिसोड 4 आता है। ठीक है, मतलब एक के बाद एक चलने वाली है और सीरीज से ही आप देखते हैं जिनको हम बोल देते हैं टीवी टीवी सीरियल। वो टीवी सीरियल यही है कि जिसमें एक के बाद एक एपिसोड्स आते हैं। उसमें हम ये कहेंगे कि कोई भी चीज अगर एक के बाद एक रिपीट होती है या एक के बाद एक कोई भी चीज आती है, अकर करती है, तो हम ये बोलते हैं कि वो कोई ना कोई एक सीरीज चल रही है। तो अगर रेसिस्टेंसेस है, रेसिस्टेंसेस भी एक के बाद एक ज्वाइन हो रहे हैं, एक के बाद एक ज्वाइन हो रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे कि रेसिस्टेंसेस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। देखिएगा, फर्स्ट है सीरीज कनेक्शन। In a series connection, in a series connection, two, ओके ये दिखाई नहीं दे रहा होगा बेटा, यहाँ पर मैंने लिखा है टू। इन अ सीरीज कनेक्शन टू और मोर रेसिस्टेंसेस, इन अ सीरीज कनेक्शन टू और मोर रेसिस्टेंसेस आर, in a series connection two or more resistances are connected in series with each other. In a series connection, two or more resistances are connected in series with each other. In a series connection, two or more resistances are connected in series with each other. और ब्रैकेट में लिखिए बेटा एज शोन।
as shown. एक रेसिस्टेंस ये, एक रेसिस्टेंस ये, एक रेसिस्टेंस ये, और ऐसे डॉट 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 करके छोड़ दो। डॉट 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 का मतलब ये कि जितने भी रेसिस्टेंसेस हैं वो एक के पीछे एक हैं, जैसे सीरीज चल रही होती है। R1, R2 और R3। R1, R2 और R3। फिर अब ये बोलते हैं कि द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस of a the equivalent resistance of a series connection, the equivalent resistance of a series connection is given as R is equal to R1 plus R2 plus R3 plus dot dot dot। मान लो चौथा रेसिस्टेंस होता तो वो भी इसमें ऐड हो जाता, पांचवा होता तो वो भी इसमें ऐड हो जाता। मतलब हम ये कहेंगे कि अगर कोई भी हमारे पास 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 या 100 कितने भी रेसिस्टेंसेस हमारे पास हैं, अगर वो रेसिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है तो हम ये कहेंगे कि जो कनेक्शन होता है ना पूरा का पूरा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टीवी है, उस टीवी के अंदर छोटे 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 बल्ब्स लगे हुए हैं, ठीक है। हम ये जानते हैं कि जो घरों में हम टीवी यूज करते हैं तो दो तरीके के टीवी आजकल यूज करे जा रहे हैं। एक होता है एलसीडी जिसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एक होता है एलईडी जिसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। तो जो लाइट एमिटिंग डायोड होता है उसमें बेसिकली क्या है, जो स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर बहुत बारीक 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 बहुत सारे कई हजार उसके अंदर छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने कहा कि वो 100 बल्ब्स हैं और वो 100 छोटे छोटे बल्ब्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, तो हर बल्ब का एक रेजिस्टेंस होगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप उस पूरे के पूरे सर्किट का, सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 100 बल्ब्स, उस पूरे के पूरे सर्किट का आप रेजिस्टेंस बताओ, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए कि आप वो बताइए, तो वो क्या होगा, सारे रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगा। ये समझ में आ गया सबको? yes sir, Yes, sir. ठीक है। तो अभी सिर्फ ये फॉर्मूला लिखवाया है, अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इस फॉर्मूले का प्रूफ भी है, वो भी देखेंगे। लेकिन पहले जैसे आपने सीरीज कनेक्शन देखा, उसके बाद आप सेकंड एक बार देखते हैं पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। तो सेकंड नोट करेंगे पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में लिखेंगे इन अ पैरेलल कनेक्शन comma two or more resistances in a parallel connection, two or more resistances are connected in parallel with each other, are connected in parallel are connected in parallel with each other। ब्रैकेट में लिखिएगा as shown, are connected in parallel with each other as shown। अब देखिएगा यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि एक वायर ऐसे है, एक रेजिस्टेंस इस तरह से हो गया, इसको बोले R1, एक रेजिस्टेंस इस तरह से हो गया, इसको बोले R2, एक रेजिस्टेंस इस तरह से हो गया, इसको बोले R3, R1, R2, R3
and like this dot dot dot. ऐसे ही कितने ही रेजिस्टेंसेस जुड़े रहे अगर पैरेलल में। देखिए ऐसा लगता है ना जैसे ये एक पैरेलल लाइन है, ये दूसरी पैरेलल लाइन, तीसरी पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइंस है। तो अगर इसी तरीके से बहुत सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़े रहे तो ऐसे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है वो देखते हैं। तो हम लिखेंगे जैसे यहाँ पर सीरीज का लिखा था, ऐसे ही पैरेलल का लिखेंगे। सीरीज में क्या था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कनेक्शन, ऐसे ही द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन। द इक्विवेलेंट resistance the equivalent resistance of a parallel connection is given as one upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus dot dot dot। इस तरीके से होता है। 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and like this। जितने भी रेसिस्टेंसेस हैं सबका 1 अपॉन करके, यानी कि सबका रेसिप्रोकल लेकर और सबको आप ऐड करते चले जाइए। तो इससे हमारा एक पैरेलल सर्किट का, एक पैरेलल कनेक्शन का जो टोटल रेजिस्टेंस कह दो या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह दो वो आ जाता है। अब जरा देखते हैं इन दोनों के, ये दोनों फॉर्मूले हमें रटने की जरूरत नहीं है, इन दोनों फॉर्मूले के प्रूफ देखते हैं जरा। प्रूफ क्या है इनके। देखिए मैं यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रूफ, और प्रूफ लिखने से पहले पहले एक चीज नोट कर लें, स्टार बनाकर नोट करें। पहला पॉइंट, इन अ सीरीज कनेक्शन, ये आपको जो फंडा बता रहा हूँ इसको हमेशा याद रखना जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे आप 10th क्लास में भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे ही 11th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप साइंस लेते हैं और 12th क्लास में आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो 12th क्लास में आप ये समझ लीजिए कि आधे से ज्यादा जो फिजिक्स का है वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही बेस्ड है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का मेजर पोर्शन है उसमें। तो वहाँ ये जो आपको फंडा बता रहा हूँ, ये फंडा आपको वहां पर हमेशा काम आएगा। तो आप इसमें नोट करें इन सीरीज कनेक्शन, ये दो पार्ट बता रहा हूँ बड़े आसान से। इन अ सीरीज कनेक्शन करंट remains same, current remains same, but voltage divides। in a series connection current remains same but voltage divides। और सेकंड पॉइंट लिखें, आपने सीरीज कनेक्शन का याद कर लिया बस, ये सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड होती है। अभी सिर्फ लिख लो इसको, अभी आपको शायद समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या लिखवा रहा हूँ, क्यों लिखवा रहा हूँ। ठीक, अभी बस लिख लीजिए कि इन अ सीरीज कनेक्शन करंट रिमेन्स सेम बट वोल्टेज डिवाइड्स। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि इन अ पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज रिमेन्स सेम बट करंट डिवाइड्स। इन अ पैरेलल कनेक्शन voltage remains same but current divides।
तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट डिवाइड हो जाता है। डिवाइड मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब कैसे, अब आगे देखेंगे हम। जैसे मैंने सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन देखा, अब इन्हीं दोनों के प्रूफ्स देखेंगे। प्रूफ्स, तो पहला लिखे बेटा सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन, तो ये कहा जाता है कि टू और मोर रेजिस्टेंसेस, तो टू और मोर रेजिस्टेंसेस को हम अपनी सुविधा के लिए हम 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे let 3 resistances R1, R2 and R3. Let 3 resistances R1 let 3 resistances R1, R2 and R3 be connected let 3 resistances R1, R2 and R3 be connected in series between two terminals A and B as shown below. तो दो कोई टर्मिनल है ए और बी। टर्मिनल का मतलब होता है बेटा एंड पॉइंट्स। तो किसी भी सर्किट के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक कहलाता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक कहलाता है नेगेटिव टर्मिनल। तो हमने कहा कि यहाँ पर एक टर्मिनल है ए, एक रेजिस्टेंस इधर है R1, एक रेजिस्टेंस है R2 और एक रेजिस्टेंस है R3 और दूसरा टर्मिनल है बी। तो ए और बी 2 टर्मिनल है, यानी कि 2 एंड पॉइंट्स हैं किसी सर्किट के, उसमें 1, 2 और 3 R1, R2, R3 ये 3 रेजिस्टेंसेस बैक टू बैक कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो हम ये कहेंगे since in a series connection, current remains same. Current remains same. So current through R1, R2 and R3 will be the same I, और ब्रैकेट में लिख लीजिए से कि R1 में भी जो करंट जा रहा है वो I है, R2 में जो करंट जा रहा है वो भी I है और R3 में जो करंट जा रहा है वो भी I है। सीरीज कनेक्शन में आप कितने भी रेजिस्टेंसेस जोड़ लीजिए, जो आपका टोटल करंट होता है वो टोटल करंट ही सभी रेजिस्टेंसेस में जाता है। तो पहले रेजिस्टेंस में भी आई जाएगा, दूसरे में भी आई जाएगा, तीसरे में भी आई जाएगा, तीनों में आई चला गया। बट वोल्टेज डिवाइड्स, तो हम ये कहेंगे V1 across R1 semicolon, V2 across R2 and V3 across R3। ठीक है, ये सब में
करंट तो सेम रहेगा, तो इसमें भी करंट आई जा रहा है, इसमें भी करंट आई जा रहा है, इसमें भी करंट आई जा रहा है, लेकिन तीनों की वोल्टेज अलग है। रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस वोल्टेज है V1, R2 के अक्रॉस वोल्टेज है V2 और R3 के अक्रॉस है वोल्टेज V3। तो हम लिखेंगे कि by using Ohm's law हम लिखेंगे by using Ohm's law V1 is equal to I into R1। ये बात है, I R V is equal to IR होता है, तो V1 is equal to I into R1, V2 is equal to I into R2 और V3 is equal to I into R3। टोटल वोल्टेज द सर्किट, भाई जब सर्किट का टोटल करंट आई है तो सर्किट की टोटल वोल्टेज तो V ही होगी, और वो टोटल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यानी कि डिवाइड हो रही है। कहाँ डिवाइड हो रही है? जो तीन रेजिस्टेंसेस है उनमें। तो इसमें वोल्टेज चली गई V1, इसमें वोल्टेज चली गई V2, इसमें वोल्टेज चली गई V3, बाकी तो वोल्टेज कहीं नहीं गई, बाकी तो सर्किट की वोल्टेज सर्किट में ही है। तो टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो टोटल वोल्टेज इन द सर्किट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब जो V है वो टोटल वोल्टेज है ना? तो पूरे सर्किट में टोटल करंट कितना है? I है ना? तो पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको अगर हम R मान लें तो V इज इक्वल टू IR, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3। यहाँ लिख देंगे इफ R इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बताइए जी, क्लियर है सभी को? Yes, sir. बाकी बच्चे बताइए, Yes, sir. सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक कि अगर पूरा जो सर्किट है, पूरे सर्किट की हमने टोटल करंट को I मान लिया और पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R हो गया, तो जो टोटल वोल्टेज है V इज इक्वल टू तो IR हो ही जाएगा, है ना? और V1 में निकाल चुका हूँ IR1, V2 आ गया IR2, V3 आ गया IR3। अब आप राइट हैंड साइड में I ले लो कॉमन, इधर हो गया IR, इधर I कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बता दीजिए सबको समझ में आया कि नहीं? सीरीज कनेक्शन में हमने यही बताया था कि अगर दो या दो से ज्यादा कितने भी रेजिस्टेंसेस हैं तो वो रेजिस्टेंसेस का सबका एडिशन हो जाता है, तो वो उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ये हो गया। अब इसके बाद में मैं ये कहूंगा कि ये तो प्रूफ था बेटा सीरीज कनेक्शन का। अब सेकंड देखते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो जैसे सीरीज कनेक्शन में हमने तीन रेजिस्टेंसेस को सीरीज में ज्वाइन करा, अब इसी तरीके से मैं पैरेलल कनेक्शन में तीन रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में ज्वाइन कर दूंगा। चलिए अब लिखेंगे लेट थ्री रेजिस्टेंसेस R1 and R1 R2 and R3 let three resistances R1 R2 and R3, let three resistances R1 R2 and R3 be connected in series
between two terminals A and B as shown below. Let three resistances R1, R2 and R3 be connected in series between two terminals A and B as shown below. एक रेजिस्टेंस ये हो गया R1, एक रेजिस्टेंस ये हो गया R2, एक रेजिस्टेंस ये हो गया R3। और हमने कहा कि इधर एक टर्मिनल है A और इधर एक टर्मिनल है B, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन में जिस तरह से करंट सेम रहती थी और वोल्टेज डिवाइड होती थी, यहाँ पर उल्टा है। हम लिखेंगे सिंस इन अ पैरेलल कनेक्शन voltage remains same, so voltage across R1, R2 and R3 will be the same। V ब्रैकेट में लिख दीजिए से, है ना। फिर R1 में जो वोल्टेज है बेटा, R1 के अक्रॉस वोल्टेज V है, R2 के अक्रॉस भी V और R3 के अक्रॉस भी V, बट करंट डिवाइड्स, तो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, बट करंट डिवाइड्स तो लिखेंगे I1 थ्रू R1, I2 थ्रू R2 and I3 थ्रू R3। ये हो गया, मतलब इसमें जाने वाली करंट जो है वो हो गई I1, R2 में जाने वाली करंट हो गई I2 और R3 में जाने वाली करंट हो गई I3। और इस तरफ कर रहा हूं मैं, तो ये जो तीनों करंट्स हैं, मैं इन तीनों करंट्स की वैल्यू निकालूंगा बाय यूजिंग ओम्स लॉ। आप नोट कर लें, बाय यूजिंग ओम्स लॉ by using Ohm's law, I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2 और I3 is equal to V upon R3। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सबको। भाई ओम्स लॉ क्या होता है, V is equal to IR, तो वहां से I की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, V upon R करके। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है ना। और अब हम ये कहेंगे तो टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट, भाई पूरे के पूरे सर्किट की करंट जो है वो हमने I मान ली, तो वो कहीं बाहर थोड़ी चली जाएगी, I1, I2 और I3 में ही तो डिवाइड हुई है, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब पूरे के पूरे सर्किट का जो टोटल वोल्टेज है वो V हो गया, तो पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस को R मान लो, तो टोटल करंट I कितनी हो जाएगी, V अपॉन R। I1 कितना है, V अपॉन R1, I2 कितना है, V अपॉन R2 और I3 कितना है, V अपॉन R3। राइट हैंड साइड से V ले लो कॉमन,
तो ब्रैकेट में क्या बचा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। v से v कट गया 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। बताइए जी समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. सभी को क्लियर है ना? तो कैपिटल Yes, आर sir. यहाँ पर क्या हो गया? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सभी को क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही करेंगे और बाकी फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे मैथ्स। और कौन सा चैप्टर आप लोगों ने बोला था? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए मंडे से करेंगे। ठीक है, कल का ऑफ रहेगा। Okay, sir. चलिए जी, ओके।